बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम कई बार इस नोशन से आते हैं ट्रॉमा तो सिर्फ वुमेन के साथ होता है, मेन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। पेट्रियार्किकल स्टैंडर्ड्स हमारे को इतने रिजिडली बताए जाते हैं ना, कि जहाँ पे मेन को बताया जाता है कि दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को शायद हो सकती है और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा खास गेस्ट पलक अग्रवाल की, जो विम हंस हॉस्पिटल में RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसी के साथ साथ मैम ने एम्स, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स एंड हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉडकास्ट और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हेयर विद अस एंड आई थिंक आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक में आप सबसे परफेक्ट गेस्ट थे। थैंक यू सो मच शुचि। आई थिंक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बिकॉज़ हम एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। वी हैव बीन सो क्लोज एज फ्रेंड्स बैक इन कॉलेज, एंड आज हम एक दूसरे के साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बात करना। तो मेरे लिए भी बहुत प्राइड एंड ऑनर की बात है। थैंक यू। नाउ स्टार्टिंग द टॉपिक, तो ट्रॉमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड ट्रॉमा एक ऐसा वर्ड है जो मेरे को लगता है बहुत लूजली यूज़ किया जाता है। हम कितनी बार एवरीडे लाइफ में सुनते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स बोल रहे होते हैं कि मुझे ट्रॉमा हो गया, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, बहुत ट्रॉमेटिक था। तो इतना हम ट्रॉमा सुनते हैं, तो ट्रॉमा होता क्या है अगर हम क्लिनिकल प्रॉपर फील्ड से देखा जाए तो उसके नज़रिए से? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि नॉर्मल डे टू डे डिफ़िकल्टी, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में वेट करना, इस तरह की छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ या डे टू डे हैसल्स को जब हम ट्रॉमा जैसे बड़े शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आई थिंक हम उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी रेलेवेंस को बहुत डिस्काउंट कर देते हैं। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और डे टू डे डिफ़िकल्टी को हम ट्रॉमा नहीं बोल सकते। तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है कि ट्रॉमा क्या है। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जितना ट्रॉमा को समझती हूँ, मेरे हिसाब से आई फील कि ट्रॉमा एक अनहील्ड वुंड है, एक घाव की तरह जिसका दर्द, पेन भले ही पास्ट में हुई हो चीज़, पर आज भी उतनी ही गहराई से महसूस होता है। तो ट्रॉमा जैसी चीज़ को हम लूजली नहीं बोल सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी डे टू डे इवेंट को हमने ट्रॉमा बोल दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं डे टू डे जूझती हूँ, भले ही मेरे में रेजिलियंस हो, कैपेसिटी टू डील विद इट हो, सब कुछ हो, और मैं उससे शायद डील करने की भी कोशिश कर रही हूँ, पर उसका प्रेवलेंस, उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मेरी कोपिंग एबिलिटी 90 और 80% है, तो उसका प्रभाव 100-200% है ट्रॉमा का। ये बहुत सही बात है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में फिज़िकल वुंड ज़रूर देखा जाता है कि मुझे चोट लग गई, मेरे को दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चले जाएं, मैं बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास चले जाएं। बट कोई भी आपके अंदर के जो घाव हैं उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, ना बात करता है। तो जो ट्रॉमा है ये कैसा फील होता है जिनको होता है? हाउ डज़ इट फील लाइक? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि हमारी कंट्री में कई लोग हैं जिनको ये शब्द का मीनिंग नहीं पता है और अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, ट्रॉमा के बारे में। तो बहुत लोग ज़िंदगी भर उस वुंड के साथ, उस घाव के साथ एक क्लॉजेट या एक बंद कमरे में सफ़र करते हुए रह जाते हैं। कई बारी पूरी ज़िंदगी शायद खुद को ब्लेम करते रह जाते हैं फॉर थिंग्स दैट जो शायद उनकी गलती भी नहीं थी। तो ट्रॉमा के बारे में हमारे को बहुत ज़रूरी है समझना कि सबसे पहले तो मैंने ये चूज़ नहीं किया, ये मेरे साथ घटा है, राइट? तो ट्रॉमा डिसऑर्डर नहीं है, एक रिस्पॉन्स है टू अ सिचुएशन जो कि मेरे लिए बहुत अनवेलकमिंग थी और उसका प्रभाव बहुत डैमेजिंग था, बहुत हार्मफुल था। वो एक अनवेलकमिंग गेस्ट की तरह था जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी, राइट। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि हाउ डज़ इट फील लाइक, वो कैसा दिखता है,
मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बहुत वेरी करता है। कुछ लोग कुछ तरह से उसके बारे में बात करके, शेयर करके उससे डील करते हैं। कुछ लोग शायद सप्रेस करके डील करते हैं। कुछ लोगों को क्लिनिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे ट्रॉमा के कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे फ्लैशबैक हुआ। ऐसा लगता है कि भले ही घटना पास्ट में घटी हो, पर मैं हर दिन उसको आज के समय में जी रही हूँ। मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, कॉन्स्टेंटली एक एंजाइटी मोड पे है। ऐसा लगता है कि भले ही मैं अभी बैठी हूँ, पर मैं सेफ़ नहीं हूँ अपने एनवायरनमेंट में। मुझे ऐसा लगता है हर वक्त मेरी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक फ़ियर में ज़िंदगी बिता रही हूँ, जहाँ पे लगता है कि कभी भी दोबारा से ऐसा कुछ घट सकता है। तो ट्रॉमा सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्स, एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। तो जिनको ट्रॉमा है, जो ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली वो फेस करते हैं या फील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये सब ट्रॉमा की वजह से आ रहा है। ट्रॉमा हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी कि अलग अलग लोग उस अलग अलग एक्सपीरियंस से गो थ्रू करते हैं। कुछ लोगों को शायद बॉडीली सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हों, यानी कि एंजाइटी में कॉन्स्टेंटली फिज़िकल पेन्स हो रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, सोमैटिक कंप्लेंट्स यानी या बॉडीली कंप्लेंट्स हो रही हैं। सोमैटिक कंप्लेंट्स जैसे कि सोमैटिक कंप्लेंट्स जैसे बॉडी एक्स, हेडेक्स, इस तरह के कंप्लेंट्स आना, फेंटिंग हो जाना, नमनेस होना आपके शरीर में, इस तरह के कुछ फिज़िकल सिम्टम्स का आना। तो बेसिकली आपकी बॉडी उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए इट कैन टेक फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक्स, या वो अभी बैठे हैं एक प्रेजेंट सेटिंग में, बट उनको कॉन्स्टेंटली फील हो सकता है कि वो सेफ़ नहीं है। कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लग सकता है कि वो इवन दो पास्ट में हुई हुई वो चीज़, बट वो प्रेजेंट में हर दिन ऐसा लगता है कि उसके साथ जूझ रहे हैं, उसको जी रहे हैं हर पल। वो मेमोरीज जब एक्टिव हो जाती हैं तो उनके लिए टाइम जोन को डिफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि वो उस टाइम में वापस चले गए हैं और सब कुछ दोबारा से घट रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जहाँ पे वो दूसरे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपने लव्ड वंस के आसपास भी सेफ़ नहीं है, तो रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट होने लगते हैं। कुछ लोग उसके बारे में बात करके डील करते हैं। कुछ लोग क्लॉजेट या जिनके पास सोशल सपोर्ट इतना नहीं होता है, या जहाँ पे वो बहुत जज हो रहे होते हैं, शेम एंड गिल्ट के एक्सपीरियंसेस से उन्हें गो थ्रू करना होता है, कई बारी वो क्लॉजेट में ही या बंद कमरों में ही सफ़र करते रह जाते हैं। वाह, बहुत डीप इफेक्ट है इसका। एंड आपको लगता है कि जो ट्रॉमा है वो फैमिली से भी आ सकता है? डेफिनेटली ट्रॉमा के अलग अलग कैटेगरीज या फॉर्म्स हो सकते हैं। जो जिस प्रकार की आप बात कर रही हैं वो तो एक इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा में हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे एक फैमिली से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सरपास होना। मान लीजिए मेरी फैमिली ने कोई चीज़ विटनेस की, जेनोसाइड हो गया या कोई ऐसा वॉर हो गया, एंड उनके बिलीव्स, उनके फियर्स बन गए और वो चिल्ड्रन में ट्रांसमिट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने अपने और आने वाली फ्यूचर जनरेशन पे वो ट्रांसमिट किया। तो ये इंटरजनरेशनल हो सकता है। कई बार देखा गया है कि फैमिलीज़ में जहाँ पे परपिट्रेटर्स फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, या फैमिलीज़ कई बारी अनहेल्दी होती हैं, तो बच्चों को कई बारी चाइल्ड अब्यूज़ या एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से गो थ्रू करना होता है। और वो एक बार नहीं, वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं, जहाँ पे व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है एज एडल्ट्स कि मैं कोई चीज़ पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ। मैं चाहता था कि मैं उस एनवायरनमेंट से निकल जाऊँ, बट जानने के लिए भी कोई स्पेस नहीं थी, क्योंकि फैमिली में ही वो चीज़ें प्रेवेलिंग थी या प्रेजेंट थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली भी सेंसिटाइज्ड हो टू रेज अ चाइल्ड, उनकी भी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वाह, तो आपको क्या लगता है, जिससे आप कुछ पेंसिल्वेनिया के बारे में इंटरव्यू से पहले मुझे एक बता रहे थे, तो पेंसिल्वेनिया एक ऐसी स्टेट है अमेरिका की जो ट्रॉमा कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, ट्रॉमा सेंसिटिव कम्युनिटी। तो ट्रॉमा सेंसिटिव कम्युनिटी क्या होती है? बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आपने बोला। तो जितना मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, उनके प्रेसिडेंट का ये एम था कि वी शुड मेक दिस स्टेट एज ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्टेट।
तो उसका मीनिंग है कि हमारे को अपनी लैंग्वेज सेंसिटिव रखनी होगी, हमारे को ट्रॉमा को पैथोलॉजाइजिंग लेंस से नहीं देखना होगा दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद द पर्सन। हमें उसे ऐसे देखना होगा कि व्यक्ति की अपनी कहानी क्या है, उसके साथ ऐसा क्या घटा है जिस वजह से वो ये गो थ्रू कर रहा है। तो स्टेट का एक विजन है, एक पर्पस है कि वो उन लोगों को अनहर्ड वॉइसेस को एक स्पेस दें उन विद अटमोस्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। राइट। तो अगर हम जैसे पेंसिल्वेनिया का एग्जांपल लें, हम अगर उसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कंट्री में ना अभी भी मेंटल हेल्थ जो टॉपिक है वो बहुत पीछे चल रहा है, अभी भी उसको लेके एक स्टिग्मा है। तो अगर किसी को ट्रॉमा है भी तो यूजुअली लोग उसको ब्रश ऑफ कर देते कि नहीं नहीं तुम टाइम पे सो जाया करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम यहाँ चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रॉमा सेंसिटाइज कर सकते हैं कि वो समझें कि इसके साथ जो हो रहा है इसकी मदद करनी चाहिए एंड इसको लेके जाना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प के लिए? आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि री-ट्रॉमेटाइजेशन हो जाता है। जो लोग ट्रॉमा को विटनेस करते हैं उसके बाद री-ट्रॉमेटाइजेशन हो जाता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है, हमारे जो शब्द हैं वो उनको हर्ट कर देते हैं। वो उनको ऐसा महसूस करवा देते हैं कि शायद उनको ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी या उसके लिए हेल्प लेना ही नहीं चाहिए था, शायद उन्हीं की गलती थी कि वो ये बात आके शेयर भी कर रहे हैं। तो जैसे मुंबई में अब टिस है जो कि ट्रॉमा पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोर्सेज, ट्रॉमा फोकस्ड कोर्सेज, क्लिनिशियंस को ट्रेन कर रहा है। तो हमारी कंट्री में भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है एंड कोशिश जारी है, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड मे बी आने वाले टाइम में हम इस टॉपिक को उसकी अनड्यू इम्पोर्टेंस उसकी रिकग्नाइज करें और उसको उसका पूरा रिकग्निशन दें। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लैंग्वेज, इवन दो हम लोग कई बारी हमारा इंटेंट हर्ट करना नहीं होता, पर अपने आप को भी ट्रॉमा सेंसिटिव बनाएं। कई बारी हम कह देते हैं कि ये तो सबके साथ होता है या इट्स ओके चलता है, मूव ऑन। पर ट्रॉमा जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इम्पैक्टफुल होता है। उससे चुटकियों में मूव ऑन नहीं हो पाता है या इंस्टेंट मूव ऑन नहीं हो पाता है क्योंकि जब मेरी बॉडी, मेरी ब्रेन, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स और मेरे रिलेशंस एंड बिहेवियर, इतनी चीज़ें दिन पर दिन इफ़ेक्ट हो रही हैं तो मैं उससे इंस्टेंटली कैसे मूव ऑन कर जाऊं। और जैसे मैंने कहा कि ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा आपको महसूस होता है कि एक अनजस्ट, एक चीज़ जो गलत हुई वो मेरे साथ घटा, एक जिस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं थी उससे दुनिया मुझे कह रही है कि मूव ऑन कर जाऊँ, कैसे मूव ऑन कर जाऊँ। सही बात है। ट्रॉमा मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे एवरीडे फंक्शनिंग में हर कोई जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, बट आप प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाओगे अगर आपके दिमाग में डर जा रहा है, आप हर मोमेंट पे डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये कर दिया तो कुछ हो जाएगा मेरे साथ गलत, या फिर आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप 100% प्रेजेंट भी नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में वही चले जा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो जब आप फुली फंक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप किस तरीके से अपने वर्क प्लेस में या स्कूल में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब कोई बोल रहा है कि मूव ऑन चलता है तो वो और भी ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर देता है उनके लिए। तो किस तरीके की फॉर्म्स होती हैं ट्रॉमा की, किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है ट्रॉमा? ट्रॉमा देखिए बेसिकली उसके अलग अलग फॉर्म्स या कैटेगरीज हो सकते हैं। एक सिंगल इवेंट जो कि बहुत इम्पैक्टफुल था और बहुत प्रोफाउंड था, यानी कि एक घटना घटी बट उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से घटने की पोटेंशियलिटी रखता है, वो दोबारा से घटने का स्कोप रखता है। और उस कारण से मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि मैं कांस्टेंट एंजाइटी में हूँ, फियर में हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नेचुरल डिज़ास्टर विटनेस किया, मैंने अपने परिवार वालों को या लव्ड वंस को उसमें खो दिया, या मेरे साथ कुछ ऐसा
घटा जो नहीं घटना चाहिए था, मे बी सम फॉर्म ऑफ अब्यूज़, असॉल्ट, या मैंने कोई वॉर विटनेस किया, ये है एक सिंगल इवेंट, पर इतना प्रभावशाली है कि मेरी प्रेजेंट लाइफ ही उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। मुझे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मैं कांस्टेंट डर, एंजाइटी में रह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ ही अब वर्थ लिविंग नहीं है, या ज़िंदगी है तो शायद डर में ही बितानी पड़े। ये सिंगल इवेंट ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को लीड कर सकता है, या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा भी देखा गया है वो सिंगल इवेंट ना हो बट सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, जैसे मान मतलब लीजिए एक के बाद एक इवेंट्स हाँ, घटते जाएं आपके साथ। एक के बाद एक ही यूजुअली चाइल्डहुड अब्यूज़ या चाइल्डहुड ट्रॉमा में देखा जाता है, जहाँ पे बचपन से ही कोई ना कोई चीज़ें घटती गई, या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में देखा जाता है, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एवरीडे बेसिस पे हो रहा है, या असॉल्ट्स मल्टीपल बेसिस पे हो जा रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक पर्सन को ऐसा फील करवाते हैं कि उनका अब ज़िंदगी पर से कंट्रोल ही नहीं है। उनका आत्मविश्वास हर दिन डाउन होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस ही रहेंगे हर सिचुएशन में। देन कई बार देखा जाता है कि फिज़िकल और सेक्सुअल फॉर्म नहीं लिया कोई अब्यूज़ या असॉल्ट ने, पर इट इज़ टर्निंग इनटू एन इमोशनल अब्यूज़, जैसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत बात होती है। उन लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जिनको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में नहीं पता, तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ क्या होता है? बिल्कुल। तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ ऐसा होता है जहाँ पे आपके इमोशंस को ही पूरी तरह डिसमिस कर दिया जाए, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपको ऐसा लगने लगे मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाला ही कंट्रोल रखता है। तो मतलब जैसे सामने वाला आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिट्रेयल बार बार ही हो रहे हैं, आपके इमोशंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आपकी हर दिन सेल्फ एस्टीम पे प्रहार किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है इस पर्सन के बिना। ये सारे इमोशनल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ हैं जो शायद इतने कॉमनली बात भी नहीं होती, क्योंकि सब बोलते हैं कुछ मेजर होना चाहिए ना ट्रॉमा होने के लिए, ये कैसा ट्रॉमा है, इसके साथ तो डील कर लो, एडजस्ट कर लो। पर हर दिन मुझे पता है ना मुझे किस चीज़ के साथ रहना पड़ रहा है। बहुत सही बात बोली है ये आपने। एंड बच्चों में किस तरीके से जो ट्रॉमा है वो अफेक्ट करता है? बच्चों में कई बार देखा गया है कि बच्चे कभी कभार उनकी तो डे टू डे लाइफ ही इफ़ेक्ट हो जाती है, वो कई बार एकदम से विड्रॉन हो जाएंगे, कई बार बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं, स्पेशली अब्यूज़ एंड असॉल्ट्स के केसेस में एकदम से चुप हो जाते हैं, डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहे थे वो नहीं करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शायद पहले जो चीज़ें आके आपसे शेयर कर रहे थे अब एकदम से डरते हैं। कुछ लोगों के अगर परपिट्रेटर आसपास है तो कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। शायद यही सारे साइंस होते हैं जिससे बच्चे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे कि समथिंग इज़ नॉट ओके, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, बट हमें पता नहीं होता, हम सेंसिटाइज नहीं होते, तो हमें लगता है अरे उसका शायद मूड ख़राब होगा या आज मूड नहीं है, पर वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ चेक इन करें और उसके ट्रस्ट या कॉन्फिडेंशियलिटी को ना ओवरलुक करें, उसके ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करें और मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड मैनर में, जहाँ पे आप चाइल्ड की सेफ्टी भी इस्टेब्लिश करें और उसको परपिट्रेटर और अब्यूज़र से दूर रखें और उसको जस्टिस दिलाएं। एंड मेन, क्योंकि मेन की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, तो ट्रॉमा किस तरीके से आदमियों को अफेक्ट करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम कई बार इस नोशन से आते हैं ट्रॉमा तो सिर्फ वुमेन के साथ होता है, मेन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। पेट्रियार्किकल स्टैंडर्ड्स हमारे को इतने रिजिडली बताए जाते हैं ना कि जहाँ पे मेन को बताया जाता है कि दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, तो सख्त होना चाहिए। हाँ, सख्त होना चाहिए। आदमी कैसे रो सकता है, आदमियों को तो स्ट्रांग होना चाहिए। अरे तुम आदमी ही नहीं हो अगर तुम्हारे साथ अगर तुम रो रहे हो या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड ने एक एक्सपीरियंस डिस्कस किया था जहाँ पे वो बता रहे थे दैट ही वाज इनअप्रोप्रिएटली टच्ड, और बाकी लोगों ने उनका मजाक बना दिया ये बोल के कि तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए था। पर
लोग समझते नहीं है कि मेन पे भी उतना ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, उनकी भी प्रिवेसी किसी ने इन्वेड की है, उनको भी वायलेटेड फील होता है। और क्योंकि हम इस नोशन से आते हैं कि मेन के साथ तो कुछ होता ही नहीं है, उनकी हेल्थ, उनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत इजीली डिस्काउंट हो जाते हैं। तो ट्रॉमा को लेके काफ़ी सारी मिथ्स भी हैं, जैसे कि लोगों का ये मानना है कि ट्रॉमा सिर्फ एक्सट्रीमली पेनफुल इवेंट से आता है। तो क्या ऐसा होता है? डेफिनेटली एक वन ऑफ द मिथ्स ही है। हमें कई बार लगता है कि इट्स नॉट बिग ऑफ एन इवेंट कि हम उसको ट्रॉमा बोल दें। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये तो इतनी छोटी सी चीज़ थी, तो शायद ये ट्रॉमा नहीं है, और मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो शायद फिर सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों लगा, और फिर वो मुझे बताते हैं कि हमें मैम यही बोला जाता है ना कि कुछ बड़ा होना चाहिए टू कम टू यू। तो हेल्प सीकिंग भी इन मिथ्स की वजह से इफेक्ट हो जाता है। लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जब तक कुछ मैसिव नहीं हो रहा है तब तक हम क्यों जाएं। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं ट्रॉमा ओनली अफेक्ट्स वीक पीपल, अगर आप वीक हो तो आपको ट्रॉमा होगा, जबकि ये वीकनेस और स्ट्रॉन्ग तो हमारे सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है या हमारी सामाजिक बनाई हुई चीज़ें हैं। तो एक मिथ ये भी है कि लोग बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो क्या आपको लगता है कि ट्रॉमा टाइम के साथ ठीक हो जाता है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि टाइम हील ऑल वुंड्स। कई बारी समय काफ़ी चीज़ों को हील कर देता है, पर नॉट इन द केसेस ऑफ ट्रॉमा। डॉक्टर वेसल वेंडरकॉक का कहना है कि ट्रॉमा मेमोरीज का प्रभाव उतना ही प्रेजेंट में रहता है जितना पास्ट में था। इनफैक्ट उन्होंने एक केस की बात भी की थी जहाँ पे एक लेडी जिनके साथ पास्ट में कुछ असॉल्ट हुआ था, और फिर वो एक रेस्टोरेंट एंड बार गई, और वहाँ पे सेम परफ्यूम किसी ने यूज़ किया हुआ था, और उनको ऐसा लगने लगा कि वो घटना प्रेजेंट में जैसे घट रही हो। वो परफ्यूम को स्मेल करने से? जी जी। तो ट्रॉमा में सिर्फ हमारी थॉट्स एंड मेमोरीज ही नहीं होती, हमारा शरीर, हमारा बॉडी भी रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वो सेंसेशंस, इमेजेस स्टोर हो जाती हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि बात करने से हील हो जाएगा ट्रॉमा, पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्लिनिशियंस को बॉडी वर्क और सोमैटिक वर्क जिसको हम बोलते हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो शरीर या बॉडीली सेंसेशंस को भी स्टेबलाइज कर सके, स्पेशली जब हम ट्रॉमा के केसेस में डील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि टाइम ही सब कुछ हील कर देगा। हमें उसको प्रॉपर क्लिनिशियन या जो प्रैक्टिशनर हैं ट्रॉमा फोकस्ड, उनके साथ मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए, रैदर देन सिर्फ टाइम पे छोड़ने का। ऐसे भी होता है कि फैमिलीज या फ्रेंड्स ही बोलते हैं कि अरे अभी तक तो तूने कभी ये डिस्कस नहीं किया था, अब एकदम से कहाँ से ला रहे हो, चलो चलो कुछ नहीं होता, अभी तक नहीं बोला है तो इट्स नॉट देयर। बिल्कुल ऐसा होता है। इनफैक्ट कई बारी मैं अपने क्लिनिकल केसेस में देखती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स बोल देते हैं कि इतने सालों तक नहीं बोला तो अब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कई साल लग जाते समझने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे चीज़ें सेंस ही नहीं बनाती। और सबसे पहला रिस्पॉन्स लोगों को ये भी लगता है कि आपने फाइट बैक नहीं किया या आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं तो वो हुआ ही नहीं, और पर्सन बहुत डिसमिस्ड फील करता है कि शायद फिर मैं ही गलत हूँ, उसको बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने शायद फाइट बैक नहीं किया तो वो चीज़ मेरे साथ घटी ही नहीं, या वो अनजस्ट था ही नहीं और मेरा कंसेंट था, और वो खुद पे ब्लेम ले लेता है। पर सबसे पहला रिस्पॉन्स शुचि फ्रीजिंग का होता है। और फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है कि मेरे ब्रेन जो है वो सेंस ही नहीं बना पा रहा कि हो क्या रहा है, मतलब हो क्या गया मेरे साथ। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि किसी के साथ कुछ होता है और लोग बोलते हैं तूने रिएक्ट क्यों नहीं किया तब? क्योंकि आप फ्रीज हो गए थे, आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। बिल्कुल, आप उस मोमेंट पे आपका ब्रेन बस सेंस बना रहा है व्हाट जस्ट हैपेंड, उसके सिस्टम शट डाउन हो गए क्योंकि इतना ज़्यादा सिवियरली इम्पैक्टफुल है वो। आपको ऐसा लगता है एक शॉक रिस्पॉन्स की तरह, टाइम लगता है समझने में क्या हुआ, क्या चीज़ कैसे प्रोसेस करूं, कैसे उस चीज़ से बचूं। फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज़, ये 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। फाइटिंग हमेशा रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, कई बार आप उस कैपेसिटी में ही नहीं होते हो जहाँ पे आप फाइट बैक कर सको। फाइटिंग के लिए भी बहुत ऐसी कई बार आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कई बार आपको
आपके पास कुछ कुछ होना चाहिए रिसोर्सेज जिससे आप फाइट बैक कर सको। हर सिचुएशन में फाइट बैक नहीं हो पाता है, या तो आप उसको बस किसी तरह एस्केप करना चाहते हो, पर कई बार आप एस्केप नहीं कर पाते, तो फ्रीजिंग भी एक रिस्पॉन्स होता है। और ये हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाता है जहाँ पे ट्रॉमा एंड ब्रेन को बहुत डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है, तो ट्रॉमा एंड ब्रेन का क्या रिलेशन है? तो जैसे हमने नर्वस सिस्टम की बात की, अभी जैसे आप और मैं बैठे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम रेगुलेटेड, एकदम बैलेंस में है अभी, ठीक है। पर ट्रॉमा क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिसबैलेंस स्टेट में ले आता है। कई बारी हाइपर अराउजल में ले आता है, कई बारी हाइपो अराउजल में ले जाता है। यानी कि या तो मैं बहुत ज़्यादा अराउज्ड स्टेट में हूँ या एकदम ही अंडर अराउज स्टेट में हूँ। तो मान लो जैसे मैं बहुत ज़्यादा अराउज स्टेट में हुई, तो मेरा रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है कि मैं कांस्टेंट डर में, एक टच हुआ या कोई चीज़ ऐसी दिख गई जो उसने मुझे उस इवेंट का रिमाइंड किया, तो मेरा रिस्पॉन्स बहुत एंशियस या फियरफुल हो सकता है। मैं कॉन्स्टेंटली लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मिसट्रस्ट में जी रही हूँ। ऐसा लगता है कि हर वक्त मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो बंदा है वो काफ़ी इरेशनल फियर्स भी डेवलप कर लेता है? जैसे अगर वो मेट्रो के अंदर जा रहा है तो उसे लगे कि मेट्रो एकदम से मेट्रो रुक गई किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो कुछ हो गया है, कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। उसको हम अपनी साइकोलॉजी की भाषा में शायद बोल देते हैं इनटॉलरेंस टू अनसर्टेनिटी, या फियर्स जो हो गए, जो जनरलाइज हो रहे हैं एक इवेंट की वजह से बाकी और सिचुएशन में प्रिवेलिंग हो रहे हैं। पर इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि वो चूज़ नहीं कर रहा है ये सब, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से उसको ये फियर्स हो रहे हैं। मान लीजिए आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो आप दूसरी सिचुएशन में ट्रस्ट एकदम से नहीं कर पाते हो, तो उसका तो कितने लेवल पे हुआ है, उसके फियर्स तो बिल्कुल वैलिड हैं। कई बारी हाइपर से का ऑपोजिट भी हो सकता है हाइपो अराउजल, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं खुद की सेफ्टी तो इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकती। तो जहाँ पे सेफ्टी बार बार कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रही है, पर्सन अपनी सेफ्टी के लिए भी कोई मेजर्स ले ही नहीं रहा क्योंकि उसको हेल्पलेस फील हो रहा है कि कुछ भी कर लो ये सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, तो मैं कंट्रोल या अपने अपने लाइफ पे एक बैलेंस रख ही नहीं सकता, जो होना है वो गलत ही होगा। तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, एक हेल्पलेस वाली थिंकिंग हो जाती है। ये दोनों ही एक्सट्रीमिटीज़ हैं और इन दोनों को ही अपने थेरेपिस्ट के साथ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रॉमा, टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, अब हम इसका इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट, तो ट्रॉमा को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्या क्या अप्रोचेस हैं? बिल्कुल, ट्रॉमा के लिए देखिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा फोकस्ड अप्रोच। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लिनिशियन ट्रॉमा जैसी सेंसिटिव चीज़ को ट्रीट कर सकता है। आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम गो थ्रू करना पड़ता है ट्रॉमा में, क्योंकि सिर्फ आप ये नहीं उनको बातों से ही नहीं सिर्फ समझा रहे हो, आप उनको स्टेबलाइज कर रहे हो, उनके बॉडीली स्टेट्स या सोमैटिक चीज़ों पे भी आप काम कर रहे हो, आप उनके मेमोरीज़ पे काम कर रहे हो, आप उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बिलीफ सिस्टम पे भी काम कर रहे हो। तो बहुत इंटेंसिव वर्क है ये वन डे जॉब नहीं है। इसके सेशंस रेंज करते हैं 12 हम एवरेज लेकर चलें, बट इट कैन एक्सीड अप टू 22, 24, कई बारी ईयर्स ऑफ थेरेपी ऑल्सो। ट्रॉमा में कई बारी देखा गया है बिलीव्स को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब इस बिलीफ के साथ बड़े होते हैं कि गुड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल एंड बैड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल, कि अच्छों के साथ तो अच्छा ही होता है। बिल्कुल। तो कई बारी पर्सन का ये बिलीफ बन जाता है कि शायद मेरे साथ ये चीज़ हुई क्योंकि आई एम अ बैड पर्सन, जबकि उसने कभी चूज़ नहीं किया था ये इवेंट। दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट जो उसको गो थ्रू करना पड़ा। ये उसकी पर्सनल क्वालिटी या अच्छाई बुराई से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक अनवेलकमिंग अनजस्ट इवेंट था। पर क्योंकि हम ये बता देते हैं कि अच्छा
तुम हो सकता है तुम बुरे ही होगे तभी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, उस व्यक्ति को लगता है शायद मैं डिज़र्व ही करता था ये, और रादर देन सीकिंग जस्टिस या परपिट्रेटर को ब्लेम करने के लिए वो ब्लेम खुद को करता है, शायद मेरी ही गलतियों की वजह से मैं ये गो थ्रू कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके इस तरह की बिलीव्स को भी, उन पे भी काम करें। एक क्लिनिशियन, एक ट्रेन प्रोफेशनल ही इन सारे बिलीव्स पे काम कर सकता है, इन चीज़ों को सेंसिटिवली डील कर सकता है। कई तरह की अप्रोचेस होती है, जैसे मैंने आपसे ये बात की इस बिलीफ की, इसके लिए ट्रॉमा फोकस CBT, जिसका नाम ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है जो इन बिलीव्स पे काम करती हैं, उनके गिल्ट और शेम को थोड़ा रिड्यूस करती हैं, बिल्कुल, ट्रॉमा मेमोरीज पे काम करती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी अप्रोचेस हो गई। नैरेटिव एक्सपोजर थेरेपी है जो कि स्पेस देती है उन कहानियों को जो उनकी ट्रॉमा स्टोरीज़ को रिकग्नाइज करने की, उसको एक्नॉलेज करने की। उस थेरेपी का कहना है कि कोई भी पैसिव रिसीवर नहीं है ट्रॉमा का। और पैसिव रिसीवर का मतलब हर व्यक्ति कोशिश करता है उससे उभरने की अपने लेवल पे, हर व्यक्ति उससे यूनिकली रिस्पॉन्ड बैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैंने ट्रॉमा से ऐसा डील किया तो ज़रूरी नहीं है मेरे जो सामने वाला व्यक्ति हो वो भी सेम तरीके से डील करे। हर एक का इंडिविजुअल तरीका होता है, और उस चीज़ की, उस रिस्पॉन्स की रिस्पेक्ट करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको डिसमिस ना करना। तो ये नैरेटिव अप्रोचेस बहुत 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 सेंसिटिवली इसका ध्यान रखती हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है, भले ही आप ट्रेन प्रोफेशनल ना हो या आपकी कोई ट्रेनिंग ना हो, बट आप खुद को सेंसिटाइज करें इन टॉपिक्स पे एट अ कम्युनिटी लेवल ऑल्सो, क्योंकि जितना हम ट्रॉमा के बारे में जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेवलेंट है ये। सही बात है। एंड उन दर्शकों के लिए जिनको सेंसिटाइज का मतलब नहीं पता है, सेंसिटाइज का मतलब है जागरूकता फैलाना, मतलब अवेयर होना कि आप जो बोल रहे हैं उसको परख के बोलना कि ये सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, और खुद को उसको कभी री-ट्रॉमेटाइज ना करना ये बोल के कि आपकी गलती थी या आपका फॉल्ट था। नहीं, उसके साथ बैठिए, सुनिए उसकी बात, कंपैशन से एक्नॉलेज करिए जो वो चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है, क्योंकि उसको ही पता है कि कितनी हिम्मत से वो आपसे आके बात कर रहा है। और अगर वो आपसे आके बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भरोसा आप में दिखा रहा है, उस भरोसे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो ट्रॉमा है वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो किस तरीके से अपना बेस्ट कर सकते हैं कि वो इससे उभर पाएँ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई सारी NGOs हैं हमारे देश में, कई सारे हेल्पलाइंस हैं, जैसे आई कॉल मुझे एक इनिशिएटिव मालूम है। ऐसे और भी कई सारी दिल्ली में NGOs हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, जो क्लिनिकल ट्रेनीज़ को या साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करती हैं टू केटर टू अ पॉपुलेशन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थेरेपी, या उनको फ्री सर्विसेज देना। विमेंस में जिनका BPL कार्ड है उनके लिए फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं थेरेपी एंड ट्रीटमेंट की। तो है स्कोप, पर अभी भी दूरी लंबी है और हमें वो रास्ता तय करना है। पर जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उनका यूटिलाइजेशन मैं चाहूँगी लोग करें, उस चीज़ के बारे में अवेयर हों। आई थिंक काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो उस रिसोर्सेज तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। बट NGOs हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये पॉलिसीज़ हैं, तो उसकी उन सर्विसेज को अवेल करें। ओके। एंड कुछ सेल्फ हेल्प भी हो सकता है, जैसे योगा, मेडिटेशन अफेक्ट करता है, मदद करता है आपकी? जी, अब जो रिसर्चेस आ रही हैं उसमें योगा एंड मेडिटेशन वाले एलिमेंट्स को भी रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि योगा से काफ़ी बॉडीली वर्क की जब हम बात करते हैं ट्रॉमा में, तो उसमें देखा गया बेनिफिट्स हैं। पर जैसे मैंने कहा कि हर एक का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, कोई चीज़ किसी के लिए अलग तरह से प्रभाव रख सकती है, कोई चीज़ अलग तरह से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई भी पॉइंट पे कि ये चीज़ मेरे कोपिंग एबिलिटी के बियॉन्ड जा रही है, मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं बिना जज्ड
या फ्री ऑफ जजमेंट किसी से कुछ बात कह सकूं, एक सेफ स्पेस में अपनी बात कह सकूं, तो मेरा सजेशन रहता है टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। ऑल राइट, एंड इसी के साथ साथ हम आते हैं अपने लास्ट स्टेज पे इस इंटरव्यू, इस पॉडकास्ट के, कि पेरेंट्स घर में किस तरीके से अच्छा माहौल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो ट्रॉमा से रेजिस्टेंट रहें, मतलब वो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। कम्युनिकेशन मैं मानती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन का आर्ट, दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपने बच्चों से बात करें और बात में आप किन शब्दों का इस्तेमाल करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार हम बस बोल देते हैं आज क्या पढ़ा, बस वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड्स। आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूछना कि कैसा दिन था, क्या किया, आज क्या सीखा, आज कुछ ऐसा घटा जो आपके लिए ओके नहीं था। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप चेक इन कर सकते हैं। और बच्चा अपने तरीके से बता रहा है, बताने की कोशिश करता है। अगर छोटा है तो मैंने एक केस देखा था जहाँ पे टॉयज़ के थ्रू वो बच्चा बता रहा था कि जो टॉय है उसके साथ ऐसा हुआ, थर्ड पर्सन लैंग्वेज में बात कर रहा था। टॉय, मेरे खिलौने को ये दिक्कत हो रही है, बट वो अपने बारे में बता रहा था। तो कई बार ही पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है रिकग्नाइज करना। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स बात करें, पूछे बच्चों से। अगर बच्चे में आप देख रहे हैं कि सडन मूड चेंजेस आ रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या उदास ज़्यादा रह रहा है, उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको ब्लेम ना करें उसके लिए कि तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जाके पूछें कि ऐसा क्या है जो तुम गो थ्रू कर रहे हो, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। और बच्चा जब कुछ बताए ऐसा, उसको सबसे पहले तो आप सेफ फील करवाइए कि हम तुम्हें बेस्ट एक्शन जो ले होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेंगे, एंड तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, राइट, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उससे वो शेम, गिल्ट सब रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो मतलब बच्चे को बताना कि हम तुम्हारी सारी बात समझ रहे हैं और वी वांट द बेस्ट फॉर यू, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। बिल्कुल हम साथ हैं और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और इस चीज़ को हम साथ में मिल के डील करेंगे। ठीक है, ओके। एंड मैम, लास्ट की जो हमारे मतलब लाइसेंस्ड नहीं है साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा, काफ़ी मैल प्रैक्टिसेस भी हैं, तो काफ़ी लोग फर्जी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। नॉट फर्जी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट किया जाए? जी, मेरा रिकमेंडेशन रहता है जब भी आप ट्रॉमा रिलेटेड वर्क के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइसेंस्ड प्रोफेशनल के पास, जिनकी ट्रॉमा में ट्रेनिंग हो, उनके पास ही जाइए। आपका एज क्लाइंट्स या एज पेशेंट्स पूरा हक होता है पूछने का अपने डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स या क्लिनिशियन से कि उनकी बैकग्राउंड, उनके एकेडमिक्स क्या रहे। इसमें कोई ऑफेंस नहीं लेगा, या आप किसी डॉक्टर को ऑफेंड नहीं करें, किसी क्लिनिशियन को ऑफेंड नहीं करें। आप उनसे बस उनकी ट्रेनिंग, उनके क्रेडेंशियल्स जान रहे हैं। तो लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स के पास जाइए, और जिनके पास RCI लाइसेंस हो, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास RCI बेस्ड लाइसेंस है, और जिनकी ट्रेनिंग ट्रॉमा में हो, पर्टिकुलरली अगर आप ट्रॉमा के लिए जा रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर आप सिंपल RCI लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी MPhil की हो, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप विमहांस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विज़िट कर सकते हैं। उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं मेरा नाम, और मेरी कोऑर्डिनेटर से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आने के लिए। आई थिंक आपकी वजह से आज काफ़ी लोगों को पता चला होगा कि ट्रॉमा होता क्या है, किस तरीके से महसूस होता है ट्रॉमा, एंड क्या किया जाए ताकि हम इससे उभर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज सो नाइस हैविंग यू हियर। थैंक यू शुचि, इट रियली मीन्स अ लॉट। मेरे लिए भी बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि शायद हमारी ट्रेनिंग हो जाती है पर हम लोगों तक बता नहीं पाते, उनको अवेयर या सेंसिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म ने मुझे वो ज़रिया दिया, सो थैंक यू। यू आर वेलकम। तो इसी के साथ जुड़े रहिए गुड इंडिया से, हम इसी प्रकार के आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।